हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में जो पुष्पीय पादप होते हैं उसमें जनन किस प्रकार से होता है इसके बारे में हमने जानना शुरू किया था। और पुष्पीय पादप के अंदर जो उनका जनांग है वो कौन से भाग में आता है वो भी हमने जान लिया था, जो कि पुष्प था। और पुष्प के जितने भी भाग थे उसके बारे में हमने डिटेल में जान लिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि जनन की प्रक्रिया कैसे होती है पुष्पीय पादप में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जनन की प्रक्रिया में सबसे पहला काम जो होता है पादपों में वो होता है पराग कणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण। यानी पराग कण जो होते हैं वो पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, जिसे परागण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? परागण। तो यानी परागण प्रक्रिया होती है सबसे पहले, जिसमें कि पराग कण जो है वो वर्तिकाग्र के ऊपर चले आता है। फिर पराग गति, पराग कण का वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचाना। यानी फिर क्या होता है कि वहाँ पे जो परागकण आया है वो अंकुरित होता है और फिर पराग गति जो होता है वो कहाँ से, वर्तिका से होते हुए कहाँ तक पहुँच जाता है? बीजांड में। और बीजांड कहाँ पे होता है? तो जो आगे क्या है, ओवेरी जो पार्ट था, जो सबसे लास्ट पार्ट हमने पढ़ा था, ठीक है, जिसे आप क्या कह सकते हो? अंडाशय। तो अंडाशय तक पहुँचाने का काम होता है। ठीक है, आप ऐसे समझ लो, ये यहाँ पे डायग्राम दिखा रहा हूँ। ये हो गया, यहाँ से ये वर्तिका, देखो ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है और ये अंडाशय है। तो यहाँ पे जो है आया क्या चीज़? परागकण। तो ये जो पहला काम होता है वो होता है कि परागकण का वर्तिकाग्र पर आना। फिर वर्तिकाग्र पर जो है इसमें पराग नलिका बनती है और ये नलिका जो है ये कहाँ पे चली जाती है? अंडाशय में। और अंडाशय के अंदर होता है बीजांड। तो बीजांड में पहुंच जाता है ये नलिका। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या कि परागगति, परागकण का वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचना। तो ये तीसरी बात हो गई। इसके बाद फिर निषेचन होता है। जब बीजांड में चला जाता है परागकण तो यहाँ पे निषेचन होता है। और निषेचन मैंने बताया था कि जो क्या होता है, नर युग्मक होता है और मादा युग्मक होता है, उनका संलयन होना। ठीक है, यानी उनका मिलना कहलाता है निषेचन। तो फिर निषेचन होती होगी, परागकण था नर युग्मक और बीजांड के अंदर होगा मादा युग्मक यानी अंडाणु। तो दोनों के दोनों निषेचित होते हैं यहाँ पे। ठीक है, बीजांड में। फिर इसके बाद क्या चीज़ बनती है? युग्मज बनती है, इंग्लिश में जाइगोट कहते हैं। तो युग्मज का निर्माण होता है। फिर युग्मज जो है वो बढ़कर यानी उसकी वृद्धि होती है, डेवलप होता है तो भ्रूण बन जाता है, भ्रूण का विकसित होना। उसके बाद भ्रूण के बाद वो बीज बन जाता है और बीज जब अंकुरित होता है तो ये आप लोग जानते हैं कि नया पौधा जन्म लेता है। तो यहाँ पे याद रहेगा क्या क्या हुआ? सबसे पहले जो है परागण हुआ। परागण का मतलब होता है कि परागकण का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक जाना। तो वर्तिकाग्र तक पहुँचा पहला प्रक्रिया। उसके बाद वर्तिकाग्र से पराग नलिका बनती है जो बीजांड में पहुँचा देती है परागकण को। तो ये हो गया आपका क्या चीज़? तीसरा प्रोसेस। उसके बाद फिर निषेचन होता है, चौथा प्रोसेस। उसके बाद पाँचवें में युग्मज बनता है, छठे में भ्रूण का विकसित होता है, फिर बीज बन जाता है सातवां, आठवें में अंकुरण होता है यानी कि वो पौधा बनना शुरू होता है और फिर नए पौधे का जन्म हो जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया होती है एक पुष्प पादप में जनन करने के लिए। अब बात करते हैं जो मेन टर्म्स आए थे वहाँ पे, जैसे परागण आया था। ठीक है, तो वो परागण क्या होता है इसके बारे में। तो परागण, देखो एक चीज़ याद रखना, कई ऐसे शब्द मिलेंगे इस चैप्टर में जहाँ पे कि आपको सुनने में एक जैसे लगेंगे, दोनों का मतलब अलग अलग होगा। देखो परागकण अगर आता है और परागण, ठीक है, तो यहाँ पे एक है परागण, एक क्या है? परागण, और दूसरा है परागकण। तो दोनों में अंतर क्या है? तो परागकण जो है वो नर युग्मक है, यानी कि जो नर का जो सारा जीन वीन ले जाने का काम करेगा वो है परागकण। ठीक है, तो उसे कहते हैं नर युग्मक। और परागण जो है ना, परागण, ये एक प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया क्या है? तो परागकणों यानी इसको, परागण क्या है? परागकण को, ठीक है, परागकोश से, परागकोश क्या है? जिसके अंदर परागकण बनता है, परागकण बनता है। तो परागकणों के परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। यानी जब
परागकोश से जो परागकण होता है वो निकलकर वर्तिकाग्र पर चला जाता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं परागण। ठीक है। अब परागण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपरागण, एक परपरागण। ठीक है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तो स्वपरागण क्या होता है? जब एक पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण, तो स्वपरागण कहलाता है। यानी क्या होता है कि जब एक पुष्प का जो क्या है परागकण है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाए तो उसे स्वपरागण कहते हैं। अब आप कहोगे ये कैसे हो सकता है? तो आपने द्विलिंगी पुष्प पढ़ा था। अब द्विलिंगी पुष्प में क्या पढ़ा था कि जिसमें जो है पुंकेसर और स्त्री केसर यानी नर जनांग और मादा जनांग दोनों उपस्थित होते हैं, उसे उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। तो उभयलिंगी पुष्प में ऐसा हो सकता है कि उसी का जो परागकण है वो उसी के वर्तिकाग्र पर चला जाए, तो ऐसे को कहते हैं स्वपरागण। और परपरागण क्या होता है कि एक पुष्प का जो परागकण है वो दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाए। अब वो दूसरा पुष्प उस पौधे का भी हो सकता है और दूसरे पौधे का भी हो सकता है, तो उसको कहते हैं परपरागण। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब एक पुष्प के परागकोश से उसी जाति के अन्य दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण होता है तो परागण कहलाता है। ठीक है, परपरागण कहलाता है। तो ये स्वपरागण और परपरागण समझ आ गया। इसमें जो है क्या होता है कि पुष्प वही रहता है और इसमें पुष्प दूसरा होता है। पुष्प दूसरा दो तरीके से हो सकता है, एक तो उसी पौधे का दूसरा पुष्प हो जाए या दूसरे पौधे का दूसरा पुष्प हो जाए। ठीक है, तो ये स्वपरागण और परपरागण हो गया। अब परपरागण अगर होता होगा तो उसे करवाने वाली कोई चीज़ तो होती होगी। अब खुद सोचो कि अगर एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहा है तो उसे कोई तो ले जाता होगा ना, तो उसको कहेंगे कारक। तो परपरागण कराने के कारक कौन कौन से हैं? तो दो कारक होते हैं, भौतिक कारक और जंतु कारक। भौतिक कारक में आता है वायु या जल। जब तेज़ हवा चलती है तो परागकण जो है परागकोश से निकल जाता है और अपने आप उड़ते उड़ते जो है वर्तिकाग्र पर किसी और पौधे के पुष्प पर चला जाता है, तो वायु हो गया। ऐसे जल भी होता है, अगर पानी के आसपास कोई पुष्प वाला पौधा है तो हवा से या वायु से वो वहाँ से निकल जाता है परागकण और पानी में चला जाता है। पानी से तैरता तैरता जो है कोई ऐसा पौधा दूसरा मिल जाता है उसी के जाति का, तो उसके वर्तिकाग्र पर चिपक जाता है। तो यानी कि भौतिक कारक में वायु और जल हैं जो परागकण को वर्तिकाग्र तक ले जाते हैं। वहीं जंतु कारक भी होते हैं, जैसे तितली हो गई, मधुमक्खी हो गई, जब उसका रस चूसने के लिए फूल पर आते हैं तो उनके पैरों में या पंखों में चिपक जाता है परागकण और जब दूसरे पुष्प पर रस चूसने के लिए जाते हैं तो उसके वर्तिकाग्र पर वो छोड़ देता है उसे। तो इस ढंग से जंतु भी हैं जो क्या करते हैं कि परागण कराने में मदद करते हैं। वो भी कैसा परागण? परपरागण, यानी दूसरे पुष्प पर ले जाने का काम करते हैं। किसका? परागकण को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर। तो ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, पेपर में पूछ लिया जाता है कि परपरागण कराने वाले या परागण कराने वाले कारक बताइए, तो भौतिक कारक और जंतु कारक। भौतिक कारक में जलवायु और जंतु कारक में जितने भी कीट होते हैं या कीड़े मकोड़े होते हैं जैसे तितली, मधुमक्खी, गाय, भैंस, ये सब करवा पाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अंकुरण। अंकुरण क्या होता है? तो आपको सीधा पता होना चाहिए कि जब बीज जो है वो पूरी तरह से जब पोषक तत्व वगैरह ले लेता है, उसको सही मात्रा में जल वगैरह मिल रहा है, तो उसमें से नए पौधे का बनना शुरू होता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है उसे अंकुरण कहते हैं। तो बीज से भावी पौधे अथवा भ्रूण होता है जो उपयुक्त समय या परिस्थिति में नए संतति में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को अंकुरण कहते हैं। तो ये देखो, ये बीज है, बीज को खोला हुआ है, चने का जैसे मान लो बीज है, इसको खोल के दिखाया हुआ है। तो सबसे पहला भाग जो ऊपर का होता है प्रांकुर कहते हैं या भावी प्रो कहते हैं, तो इससे तना निकलता है। और वहीं दूसरी तरफ नीचे मूलांकुर है, इससे जड़ निकलता है। ठीक है, और ये दोनों बीज पत्र हैं, इसमें जो है इनका भोजन संचित रहता है। तो ये चीज़ें भी याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो इस ढंग से जो पादपों में जनन होता है वो हमने पूरा कर लिया। अब हम जानेंगे जंतुओं में जनन, और जंतुओं में जनन में बेसिकली हमें जानना है मानवों में जनन कैसे होता है, इंसानों में जनन कैसे होता है। तो आइए उसे स्टार्ट करते हैं। तो जंतु में जनन यानी कि मानव में लैंगिक जनन के बारे में पूछ रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मानवों में जनन होता है
मानवों में जनन होता है। तो इसके लिए पहले हम ऐसा नहीं है कि जन्म लेने के साथ ही जनन करने में सक्षम होते हैं, यानी हर जो मानव है या हर जो जंतु है वो अपनी उम्र के किसी एक आगे समय पर, ठीक है, जनन करने में सक्षम हो पाता है। ठीक है, तो पहले हमें उस चीज़ को जानना है। तो उसमें सबसे पहला जो चीज़ हमें जानना है वो है किशोरावस्था। अब किशोरावस्था को इंग्लिश में कहते हैं एडोलेसेंस। अब एडोलेसेंस क्या होती है? तो वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रिया में पता है कि जो भी जीव है सब वृद्धि करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाता है। यानी कि जीवन की वह अवधि जिसमें हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन होने शुरू होते हैं जिससे कि हम जनन करने में सक्षम हो जाएं, ठीक है, या जनन परिपक्वता आ जाए, तो उसको कहते हैं किशोरावस्था। तो मेनली ये जो होती है 12-13 साल से लेके 18-19 साल तक की उम्र को किशोरावस्था कहते हैं। तो 12-13 साल से जो परिवर्तन होने हमारे शरीर में शुरू होते हैं और 18-19 साल तक जो है हम जनन करने के लिए परिपक्व हो जाते हैं, यानी उसके बाद हम जनन कर सकते हैं। तो इसी अवधि को किशोरावस्था कहते हैं। अब इसी किशोरावस्था के समय पे एक और चीज़ आती है जिसे कहते हैं यौवन आरंभ, इंग्लिश में कहते हैं प्यूबर्टी। तो किशोरावस्था की वह अवधि, यानी किशोरावस्था के अंदर वह अवधि जिसमें लैंगिक विकास सर्वप्रथम दृष्टिगोचर होती है, उसे यौवन आरंभ कहते हैं। यानी कि किशोरावस्था के अंदर एक समय ऐसा भी आता है कि हमारा जो लैंगिक विकास है, यानी वो ऑर्गन्स जो जनन करने के लिए ज़रूरी हैं उनका विकास होना शुरू हो जाता है और वो दिखना शुरू हो जाता है। तो इसको बोलते हैं यौवन आरंभ। यानी किशोरावस्था की वो अवस्था जिसमें सबसे पहले जो लैंगिक विकास है वो दिखना शुरू हो जाता है, तो उसे कहते हैं यौवन आरंभ। तो यौवन आरंभ का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन लड़के एवं लड़कियों की जनन क्षमता का विकास होना है। तो इसमें क्या होता है, जनन क्षमता का विकास हो जाता है। और दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ किशोरावस्था क्या है, तो किशोरावस्था की वह अवधि जिसमें जनन ऊतक परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं, यौवन आरंभ कहा जाता है। तो यानी किशोरावस्था की वह अवधि जिसमें जनन ऊतक जो होंगे वो परिपक्व हो जाते हैं और मेनली जो नर और मादा युग्मक है वो बनना शुरू हो जाता है। मादा के अंदर अंडाणु बनना शुरू हो जाता है और नर के अंदर जो है वो शुक्राणु बनना शुरू हो जाता है। तो यही दोनों बाद में जब संलयन करते हैं, निषेचन होता है, तो फिर युग्मज बनता है जो भ्रूण बन के बाद में बच्चा बनेगा, यानी जनन कर पाएंगे जी। तो याद रहेगा। तो किशोरावस्था तो वो अवधि थी जिसमें शरीर में कुछ चेंज होने लगते हैं और इसके अंत होते होते हम जनन परिपक्वता में आ जाती है। वहीं अगर यौवन आरंभ की बात करें तो यौवन आरंभ किशोरावस्था की वह अवधि है जिसमें पहली बार जो है वो क्या है, जनन विकास होना शुरू हो जाता है और वो सारे ऑर्गन्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं जो जनन करने के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक होप समझ आ गया होगा। अब यौवन आरंभ की शुरुआत, अगर कोई आपसे पूछ ले कि यौवन आरंभ की शुरुआत कब होती है, तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि यौवन आरंभ की शुरुआत लड़कों में अलग समय पे होती है, लड़कियों में अलग समय पे होती है। बेसिकली लड़कियां जो होती है उनमें यौवन आरंभ 1-2 साल पहले होता है लड़कों की तुलना में। तो यौवन आरंभ की शुरुआत लड़कों में होती है 13-14 साल से और लड़कियों में होती है 11-12 साल से। यानी पहली बार जो अंडाणु बनेगा लड़कियों में वो 11-12 साल से शुरू हो जाता है और लड़कों में जो शुक्राणु का बनना है वो 13-14 साल से शुरू होता है। अब यौवन आरंभ में होने वाले परिवर्तन, यानी यौवन आरंभ में कुछ परिवर्तन होते हैं जो कि लड़के और लड़कियों में होता है, उसको जानते हैं। यानी इस समय पे कुछ तो परिवर्तन होते होंगे ना, तो वो परिवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे दाढ़ी मूंछ का आना, यानी लड़कों में दाढ़ी मूंछ आती है। आवाज़ में भारीपन, आवाज़ जो है भारी हो जाता है और फटना शुरू हो जाता है। कांख एवं जनांग क्षेत्र में बालों का आना, यानी कांख में और जनांग में बाल आ जाते हैं। त्वचा तेली होना, यानी त्वचा में जो तेलीय और तेल वगैरह जैसा आने लगता है, यानी कि चिपचिपा सा आपको लगेगा जब किसमें यौवन आरंभ में आ जाते हैं। तो ये सारे जो थे वो लड़कों में परिवर्तन थे। अब लड़कियों में परिवर्तन देखते हैं तो स्तन के आकार में वृद्धि, स्तन जो है वो उसके आकार में वृद्धि होती है। आवाज़ में भारीपन आ जाता है। कांख एवं जनांग क्षेत्र में बाल आना, त्वचा तेली होना, रजोधर्म का आगे होने लगना,
और जंघा की हड्डियों का चौड़ा होना। तो ये जो थे दोनों लड़के और लड़कियों में यौवन आरंभ के समय में होने वाले परिवर्तन थे। तो इनमें कुछ परिवर्तन जो थे वो दोनों में सेम हैं और कुछ परिवर्तन जो है दोनों में अलग अलग होते हैं। तो सेम कौन कौन से थे कि काख में और जनांग में बाल आना, त्वचा का तेलीय होना, आवाज़ का भारी होना, तो ये दोनों में समान थे। और अंतर कहाँ कहाँ पे था कि दाढ़ी मूंछ का आना और यहाँ पे स्तन का बड़ा होना। ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि और क्या था कि नॉर्मली, हाँ तो ये था। और लड़कियों में एक और अंतर क्या था, वो था रजोधर्म का होने लगना। ठीक है, तो कुछ जो है दोनों में सेम परिवर्तन है और कुछ जो है दोनों में अलग परिवर्तन है, जो लड़कों में अलग होते हैं लड़कियों में अलग होते हैं। द्वितीयक या गौण लैंगिक लक्षण। अब ये द्वितीयक और गौण लैंगिक लक्षण क्या होते हैं? तो ऐसे लक्षण जो यौवन आरंभ में या कह सकते हैं किशोरावस्था के समय पे होते हैं और वो बाद में जनन करने में कहीं ना कहीं सहायक होंगे, तो उसे हम कहते हैं द्वितीयक या गौण लैंगिक लक्षण। तो यहाँ पर द्वितीयक और लैंगिक लक्षण वे लक्षण हैं जो यौवन आरंभ के दौरान वृषण एवं अंडाशय शुक्राणु एवं अंडाणु उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण है ये वे लक्षण है जिसमें कि वृषण यानी टेस्टिस जो मेल में है, नर में होता है, और ओवेरी अंडाशय जो मादा में होता है। तो वृषण से यानी टेस्टिस से किसका, शुक्राणु का बनना, और दूसरी तरफ अंडाशय से अंडाणु का बनना, ये सब लक्षण आते हैं। उसके बाद लड़कियों में स्तनों का विकास होना, ठीक है, और लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगना और दाढ़ी मूंछ आने लगना, और लड़कियां को लड़कों से पहचानने में सहायक करते हैं। यानी द्वितीयक गौण लक्षण जो हैं या लैंगिक लक्षण जो हैं ये लड़के और लड़कियों को पहचानने में सहायक होते हैं। तो लड़कियों में स्तन का बड़ा होना, ठीक है, नॉर्मली हम कह सकते हैं रजोधर्म का स्टार्ट होना, तो ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। और वहीं पे लड़कों में दाढ़ी मूंछ में बाल आना, आवाज़ का भारी होना, ये द्वितीय लैंगिक लक्षण है, तो ये याद रखना। और लड़कियों में अंडाशय और अंडाणु का बनने लगना और लड़कों में शुक्राणु का बनने लगना, ये द्वितीय लैंगिक लक्षण है। ठीक है, तो ये सारे जनन में सहायक होंगे। अब बात करते हैं रजोदर्शन की। रजोदर्शन क्या होता है? तो यौवन आरंभ के समय रजोधर्म के प्रारंभ को रजोदर्शन कहते हैं। यानी कि ये सारी बातें जो अब से होगी सारी फीमेल में होती है, यानी लड़कियों में होती है। तो लड़कियों में क्या होता है कि जब वो यौवन आरंभ में आते हैं तो उनके अंदर क्या होता है कि हर महीने जो है एक बार जो है वो ब्लीडिंग होती है, यानी खून निकलता है। और वो बेसिकली निकलता इसलिए क्योंकि उनके अंदर अंडाणु जो है वो बनता है, और अंडाणु जो है बाद में शुक्राणु से मिलके जो है वो युग्मज बनाता, जो कि बाद में बच्चा बनता। तो उसके लिए वो क्या करता है कि उसको लगता है अंडाणु बनने के बाद फीमेल में, लड़कियों में, कि बाद में बच्चा भी आएगा, तो वो अपनी जो क्या होती है गर्भाशय होता है उसकी जो भित्ति होती है, वॉल होता है, उसको मोटा कर लेता है खून की परत से। तो जब वो निषेचन नहीं होता अंडे का शुक्राणु से तो बच्चा नहीं होगा, तो उस मोटी परत की ज़रूरत नहीं होती है जो गर्भाशय में बनी थी, तो वो टूट कर खून के रूप में बाहर आती है, तो उसे कहते हैं रजोधर्म। तो सबसे पहली बार जब रजोधर्म आती है, जो कि लड़कियों में 11, 12, 13 साल के बीच में आ जाती है, ठीक है, शुरुआत होती है, तो पहला जो रजोधर्म होता है उसे रजोदर्शन कहते हैं। जो लड़कियों में कुछ में 11 साल में, कुछ में 12 में और कुछ में 13 तक में आ जाता है। उसके बाद ये हर महीने में एक बार रजोधर्म होता है, जिसे रजो चक्र भी कहते हैं। ठीक है, तो रजोदर्शन समझ आ गया। पहले रजोधर्म को रजोदर्शन कहते हैं, जो 11 से 13 वर्ष की आयु में लड़कियों में आता है, होना शुरू होता है। अब रजोनी वृत्ति क्या है? तो स्त्रियों में रजोधर्म 50 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाता है। तो ऋतुस्राव तथा अन्य घटना चक्रों की समाप्ति रजो वृत्ति कहलाती है। तो रजनो वृत्ति अगर कोई पूछे तो जैसे रजोदर्शन था कि पहला रजोधर्म जो कि 11 से 13 साल में आता है, वैसे ही रजोनी वृत्ति जो है वो आखिरी रजोधर्म है, जो 50 साल की उम्र तक में फीमेल में ख़त्म हो जाता है। तो यानी कि अगर 50 साल की हो जाती हैं औरतें, तो वहाँ पे उनके अंदर फिर जो ये रजोधर्म था, यानी कि ब्लीडिंग होना था या अंडाणु का बनना था, वो सब नहीं होता है।
फिर उनके अंदर ये रजोधर्म या जो साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसे कहते हैं, वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि रजोनी वृत्ति है रजोधर्म का ख़त्म होना, जो कि 50 वर्ष की आयु में होता है। तो उस समय पे ब्लीडिंग वगैरह जो है या पीरियड्स जो है वो फिर नहीं होता है आगे। अब आवर्त चक्र, आवर्त चक्र क्या होता है? तो ये जो एक रजोधर्म से लेके दूसरे रजोधर्म तक का जो अंतराल होता है, इसे आवर्त चक्र कहते हैं। तो प्रत्येक 28 दिन बाद अंडाशय तथा गर्भाशय में होने वाली घटना ऋतुस्राव द्वारा चिन्हित होती है तथा आवर्त चक्र या स्त्री लैंगिक चक्र कहलाती है। तो यानी कि हर 28 दिन बाद ये जो है 28 दिन में एक बार जो है वो अंडाणु बनता है, उसके बाद वो जब निषेचित नहीं होता है तो फिर रजोधर्म होता है, यानी कि जो गर्भाशय की भित्ति रक्त से बनी थी वो टूटनी शुरू होती है और खून के रूप में यानी ऋतुस्राव होता है, बाहर निकलती है। तो ये जो पूरा चक्र होता है जिसमें अंडाणु बनता है, फिर वो निषेचित नहीं होता तो गर्भाशय मोटा हुआ होता है, टूट टूट के बाहर निकलता है। तो ये पूरा चक्र ही क्या कहलाता है? आवर्त चक्र कहलाता है, जो 28 दिन का होता है। और उसमें एक बार ऐसा होता है जब रजोधर्म होता है, खून निकलता है। इसके बाद संवेदना में परिवर्तन, और इसी समय पे जब ये यौवन आरंभ में जो है लड़के और लड़कियां आती हैं तो इनके संवेदनाओं में परिवर्तन होता है। यानी इससे पहले तक जो है समझ कम होती है, लेकिन यहाँ आने पे जो है समझ मतलब ज़्यादा समझ हो जाती है। तो इस अवधि में होने वाले परिवर्तन में महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से मानसिक, यानी मानसिक रूप से मजबूत हो जाते हैं, बौद्धिक विकास होता है, दिमाग आ जाता है, और संवेदना यानी कि संवेदित हो जाते हैं चीज़ों को लेके। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। तो आज की क्लास में यहीं तक। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे नर जनन अंग और मादा जनन अंग, और देखेंगे कि मानवों में जो है वो जनन किस प्रकार से होता है। तब तक के लिए बाय।